नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, अब हमने पहला जो सेक्शन है आपका नवोदय विद्यालय परीक्षा का मानसिक योग्यता परीक्षा, वो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 10 चैप्टर का अध्ययन किया था। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। चलिए बच्चे, आज इसी नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें दूसरा सेगमेंट है आपका अंकगणित परीक्षा, अर्थात अर्थमेटिक टेस्ट या अर्थमेटिक मेंटल एबिलिटी टेस्ट कह सकते हैं इसको। तो बच्चे, अंकगणित परीक्षा में जो सबसे पहला अध्याय है वो है संख्या व संख्या पूर्ति, अर्थात नंबर व नंबर सिस्टम। बच्चों, आप कक्षा 1 से 5 तक आते आते बहुत सारी चीजों को सीख चुके हैं। ठीक है, आपने गुणा सीखा, आपने भाग सीखा, आपने संख्याओं के बारे में सीखा, संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको आपके गुरुजन के माध्यम से अब तक मिल चुकी है। तो अब हम जो सीखेंगे बच्चे, क्योंकि हमारा जो स्तर है वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का स्तर है, तो स्वाभाविक सी बात है हमें इसी स्तर पर काम करना होगा। हम कक्षा 5 की जो आपकी अभ्यास पुस्तिकाएं किताबें उस स्तर पर अगर हम तैयारी करेंगे तो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा को हम कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एक स्तर पर जाकर तैयारी करनी ही होगी। जब हमें एक स्तर पर जाकर बच्चे तैयारी करनी है तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे हमें उस स्तर का पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम इसमें शुरुआत करते हैं कि संख्याएं जो होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणालियों पर आधारित है। वर्तमान में अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणालियां फॉलो की जाती है, और पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की गणना प्रणाली यूज की जाती है। लेकिन हम भारतवर्ष में इन तीनों प्रकार की भारतीय गणना प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन गणना प्रणाली, इन तीनों प्रकार की प्रणालियों का बहुत तरीके से प्रयोग करते हैं। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की प्रणाली में किस प्रकार की संख्याओं का बोध करते हैं और उन संख्याओं से या अंकों से किस तरह की संख्याएं निर्मित होती हैं और उन संख्याओं या उन अंकों को किस तरीके से आपकी जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से पूछा जा रहा है। तो शुरू करें बच्चे। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है बच्चे भारतीय गणना प्रणाली से संबंधित। तो बच्चे आप एक बात हमेशा याद रखनी है, इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि भारतीय गणना प्रणाली को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है तो आपको बच्चे याद रखना है इसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स भी कहते हैं। क्लियर? तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब इसमें होता क्या है, इसमें बच्चे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हमने जितनी भी संख्या बनानी होती है वो इन सभी 9 डिजिट तो यही होगी और एक 0 इंक्लूड हो जाता है। इस तरीके से इन 10 डिजिट की हेल्प से अर्थात इन 10 अंकों की मदद से हम विभिन्न प्रकार की संख्या निर्मित कर सकते हैं। आपके सिलेबस में लाख और करोड़ तक की संख्या होती है कक्षा 5 के स्तर पर, लेकिन आपको इससे बड़ी भी संख्याओं का बोध होना चाहिए कि किस तरीके से करोड़ में आप संख्या लिख सकते हैं। तो आपने देखा बच्चे आपके पास 0 से लेकर 9 तक अर्थात ये 10 डिजिट है। इन 10 डिजिट की मदद से आप कितनी भी बड़ी संख्या और कितनी भी छोटी संख्या निर्मित कर सकते हैं। एक तो हमेशा बात याद रखना, आपको आपके गुरुजन जी ने बताया होगा कि बच्चे जब सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है तो एक क्या है 0 लगा दीजिए। आपसे कहा जाए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए तो आपको हमेशा याद रखना बच्चे 1 और उसका अगर 4 0 लिख दीजिएगा तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी जो कि सबसे छोटी संख्या होगी। आपसे कहा जाए 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिएगा तो 1 लिखिए और 9 आगे उसकी 0 लगा दीजिए। इस तरीके से सबसे छोटी संख्या 10 अंकों की हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें बच्चे आपसे कि कोई बड़ी संख्या आपको लिखनी है 9 अंकों की या 5 अंकों की या 6 अंकों की, तो उसमें हमेशा आपको याद रखना है 9 अंक अगर 6 अंकों की पूछे जाते हैं तो 9 अंक को 6 बार लिख दीजिए, वो संख्या 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो आप या आपसे पूछे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए तो 9 को आपको 5 बार लिख देना। इस तरीके से आपकी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो ये तो आपने सामान्य जानकारी कक्षा 5 स्तर पर आप सीख ही रहे हैं और आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि आपका जो स्तर है नवोदय विद्यालय का वो थोड़ा सा व्यापक स्तर पर है। तो ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं और किस तरीके से सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। अगर हम यहाँ संख्या की बात करें जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये 4 3 5 9 8 7, इसका कोई संख्यात्मक मान है। इस संख्यात्मक मान की अगर हम बात करें बच्चे तो आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरीके से पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो बच्चे कितना होगा 4,35,987। सामान्यतः इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कक्षा 2 या 3 स्तर पर आप इसको समझ चुके हैं। यही अगर हम बात करें 7 8 9 5 और 6 की तो आप ऐसे करें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो बच्चे 65,987 आपने लिखा। अब इसमें अगर आप 0 लगा देते हैं
तो ये संख्या और बढ़ जाएगी, कोई अंक आगे नहीं दे तो इसका और मान बढ़ जाएगा। तो आपको दो बातें यहाँ से और आपको सीखनी है, किसी भी संख्या का स्थानीय मान क्या होता है और किसी भी संख्या का जो उसकी स्थिति मान होती है, यानी कि आपकी पोजीशन वैल्यू क्या होती है और उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। स्थानीय मान की अगर हम बात करें तो स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू, अगर यहाँ 7 का निकल जाए तो पहले स्थान पर तो इसका मान 7 ही रहेगा। लेकिन अगर ये 7 यहाँ ना होके या इससे 5 की पूछी जाती है, ये 7 यहाँ होता तो इसका स्थानीय मान बदल जाता। जैसे हम बात करें 9, तो यहाँ 9 तो इसका मान है, लेकिन साथ साथ इसका स्थानीय मान भी है, समझ रहे हो। तो स्थानीय मान क्या है 900, क्योंकि ये कितने स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर, तो ऐसी स्थिति में 900 इसका मान होगा। तो ये स्थानीय मान और आप अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है, अपनी कक्षा में। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन और आपसे पूछे जाते हैं बच्चों, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती पर आधारित, इसे प्रीसीडर और सक्सेसर भी बोलते थे इंग्लिश में। लेकिन आपको पता होना चाहिए अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का क्या मतलब है, ये आपकी तीसरी या चौथी क्लास के स्तर पर आपको समझाया जा चुका है। तो अगर हम बात करें अनुवर्ती का मतलब क्या है, जो संख्या हो उस संख्या में एक जोड़ दीजिए और अगली संख्या आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं 100 का अनुवर्ती बताइए तो 100 में से यानी कि 101 क्या होगा, अनुवर्ती होगा। मैं आपसे कह रहा 999 का अनुवर्ती बताइए तो 999 में आपको एक जोड़ देना है और जो आपका 1000 सम आएगा तो 1000 क्या हो जाएगा, 999 का अनुवर्ती हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इससे पूछे लगू 9999 का पूर्ववर्ती बताइए तो उसमें से -1 कर देना। जब बात की जाए अनुवर्ती की तो एक जोड़ देना, जब बात की जाए पूर्ववर्ती की तो उसमें से एक घटा देना। ये बात हमेशा याद रखनी है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है आपको जो पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने लिखा 99 और आपसे कह रहे थे 99 का पूर्ववर्ती होता है तो +1 कर देना, तो क्या हो जाएगा आपका 100। तो 99 का अनुवर्ती अर्थात सक्सेसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वही अगर हम बात करें पूर्ववर्ती की 99 के तो इसमें से 1 घटा देना, तो ये कितना हो जाएगा 98। तो बच्चे आपने देखा इस तरीके से हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती निकाल लेते हैं, यानी कि अनुवर्ती में +1 और पूर्ववर्ती में -1 कर देते हैं। क्लियर है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अनुवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, ये आप बहुत बार कर चुके हैं, वो आपको अच्छे से समझना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ आपने जान लिया कि जो भारतीय गणना होती है वो किस पर आधारित होती है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स पर आधारित होती है। इसमें आपको इन 10 अंकों की मदद से 1 से लेकर 9 तक और +0 इस तरीके से 10 अंक हो जाते हैं। इससे आप कितनी बड़ी संख्या निर्मित कर सकते हो, कितनी छोटी संख्या निर्मित कर सकते हैं, ये आपको इतनी जानकारी क्लियर हो जाएगी। साथ साथ आपको बेसिक जानकारी सम संख्याओं के बारे में भी होनी चाहिए, विषम संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो सभी संख्याएं जो 200 पूर्णतः भाज्य जो हो जाती है वो क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। और जो संख्याएं 2 से भाज्य तो नहीं होती वो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे मैं कहने लगूं आपसे 22 2 से कर जाता है 11 है, तो 22 क्या हुआ, क्या हुई आपकी सम संख्या। लेकिन 11 को अगर आप 2 से भाजित करने लगे तो 11 पूर्णतः नहीं कटेगा, ऐसी स्थिति में 11 क्या होगा आपकी विषम संख्या। तो सम विषम संख्या का भी बोध आपको होना चाहिए। मतलब क्या है, जो आपने छोटे स्तर पर चीजें पढ़ी है वो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपना स्तर मेंटेन करना नवोदय विद्यालय का। तो ऐसी स्थिति में आपको जो बेसिक जानकारी है वो अच्छे से होनी चाहिए, ताकि आप कठिन स्तर के क्वेश्चनों को आसानी से सही कर सकें। अब बच्चे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली क्या होती है। बच्चे इस अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली को हम कहते हैं ब्रिटिश प्रणाली। आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली क्या होती है, तो बच्चे इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कह देते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये थोड़ी सी इससे हटके हो जाती है। शुरुआत तो इसमें भी ऐसी होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। लेकिन 10 लाख को वहां 10 लाख ना कहते मिलियन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मिलियन कह देते हैं। तो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। आपको इसको थोड़ा जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि गत वर्ष की परीक्षा में देखा गया है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा हो रही है। और आज जैसे हम तकनीकी के दौर में जी रहे हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, वहां पर हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, तो मिलियन बिलियन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये मिलियन बिलियन क्या है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। और भारत की जो अर्थव्यवस्था वो ट्रिलियन में बात की जाती है, या विश्व स्तर पर अन्य देशों की बात की जाए तो उनकी अर्थव्यवस्था ट्रिलियन में बात करते हैं। तो ये ट्रिलियन आखिर है क्या, मिलियन है क्या, बिलियन है क्या, और ये भूगोल क्या है, इन सब पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के माध्यम से। तो हमने जाना कि जो अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली होती है बच्चे, ये ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित होती है, जैसे ब्रिटिश प्रणाली भी कह लेते हैं। इसमें जब बात करते हैं मिलियन की, तो मिलियन का अभिप्राय इस बात से 1 के आगे 6 जीरो, 1 के आगे 6 जीरो, क्लियर बात। या इसे आप कह सकते हैं 10 लाख। तो जब भी आपसे कहा जाए मिलियन, तो मिलियन का सीधा सीधा सा मतलब क्या है, 10 लाख। वहीं अगर हम बात करें बिलियन की, तो बिलियन का मतलब सीधा सीधा सा यह है बच्चे 1 के आगे 9 जीरो। बिलियन का मतलब 1 के आगे 9 जीरो। और बात करें अगर ट्रिलियन की,
तो एक के आगे 12 जीरो, 3 और 3 6 और 3 3 और 3 चौक 12। ट्रिलियन का मतलब क्या है, एक के आगे 12 जीरो। क्लियर है बच्चे? अब एक नई टर्म और होती है, इस तरीके से बच्चे बढ़ता जाता है, मिलियन मिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन सिक्सटिलियन, तो ये बहुत प्रोसेस बढ़ता जाता है। लेकिन उसमें एक और टर्म आती है भूगोल। आपने गूगल का नाम सुना होगा, हमने एक लेक्चर में इस पर भी चर्चा की थी। तो जो भूगोल होता है वो गूगल शब्द जो है वो भूगोल से ही बना है। भूगोल का जो मतलब होता है एक के साथ 100 जीरो, एक के साथ 100 जीरो, यानी कि 1 में 100 जीरो, उसका मतलब क्या होता है, भूगोल होता है। तो आशा करता हूँ ये बेसिक जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर इन ट्रिलियन, या ट्रिलियन में कितनी जीरो होती है, तो आपको पता होना चाहिए 12 जीरो होती है। बिलियन में कितनी होती है, बिलियन में आपकी 9 जीरो होती है। मिलियन में कितनी होती है, 6 जीरो होती है। क्लियर होती है? तो ये आपको जानकारी क्लियर हो गई। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं बच्चे रोमन प्रणाली को। ये रोमन प्रणाली क्या होती है, जैसे भारत में प्रयोग की जाती है हिंदू अरेबियन न्यूमरल्स, वैसे ग्रीक के अंदर रोमन प्रणाली यूज की जाती है। तो ये ग्रीस के अंदर इस तरह की प्रणाली यूज की जाती है, तो उसे थोड़ा सा हमें समझना होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है 501 को रोमन प्रणाली के अनुसार कैसे लिखेंगे, या 100 को रोमन प्रणाली के अनुसार कैसे लिखेंगे। 4 विकल्प आपको दे दिए जाते हैं, तो आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें बच्चों एक की, तो एक को हम लिखते हैं एक इस तरीके से रोमन अक्षर में, 2 को 2 डंडे, 3 को 3 डंडे से, 4 को इस तरीके से लिखते हैं, 5 को इस तरीके से लिखते हैं, 6 को इस तरीके से लिखते हैं, 7 को इस तरीके से लिखते हैं, और 8 को इस तरीके से लिखते हैं, 9 को इस तरीके से लिखते हैं, 10 को इस तरीके से लिखते हैं। वहीं अगर हम 11 की बात करेंगे तो इसके आगे 1 डंडा जाएगा, 12 की बात करेंगे तो इसके आगे 2 डंडे आ जाएंगे, 13 की बात करेंगे इसके आगे 3 डंडे आ जाएंगे, 14 की बात करेंगे तो ये और 14 का ये इससे जुड़ जाएगा, 15 की बात करेंगे तो ये और ये जुड़ जाएगा, 16 की बात करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, इसकी बात करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। इस तरीके से 16 17 18 19 20 भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें 20 की तो 10 10 2 बार 10 10 तो 20 हो जाता है। 30 की बात करें तो 3 हो जाता है, ये 3 क्रॉस के साइन हो जाते हैं। 40 को हम XL करके लिखते हैं या क्रॉस L लिखते हैं, 50 को L से रिप्रेजेंट करते हैं, 50 को 100 को C से लिखते हैं, 500 को D से लिखते हैं और 1000 को M से लिखते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ ध्यान रखना है मुझे, याद ही करने का और समझ का खेल है इसमें। 20 या 20 को हम लिखते हैं 2 बार क्रॉस से, 30 को लिखते हैं 3 बार क्रॉस से, 40 को लिखते हैं XL या क्रॉस L, 50 को लिखते हैं इस तरीके से, 100 को इस तरीके से, 50 को D से और 1000 को या 1000 को M से। तो बच्चों आपने सीखा अभी तक के इस लेक्चर में कि किस तरीके से भारतीय गणना प्रणाली प्रयोग की जाती है, अनुवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है। और साथ साथ आपने जाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब गणना प्रणाली की जाती है जिसे ब्रिटिश प्रणाली कहती है, उसमें मिलियन मिलियन ट्रिलियन भूगोल की जब बात की जाती है उसमें कितनी जीरो होती है ये समझ में आ गया होगा। और साथ साथ आपने ये जाना कि जो रोमन प्रणाली होती है उसमें हम किस तरीके से संख्याओं को अलग तरीके से लिखते हैं। तो बच्चों आप थोड़ा सा पिछले वर्ष की जो परीक्षाएं हुई है उसमें किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बातें आपको याद रखनी है बच्चे। अगर आपके पास n प्राकृतिक संख्याएं हो, n प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या है। इसका अगर आपको योगफल याद करना हो तो इसके लिए बच्चे सूत्र होता है n × n + 1/2। याद रखना है n क्या है, अंतिम संख्या, ठीक है। तो अंतिम संख्या लिखो और उसका मैं 1 जोड़ दो और बटे कर दो 2, तो उसका क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा, अर्थात जोड़ निकल जाएगा। एक सूत्र और होता है बच्चे Sn = n/2 a + n - 1 × d। ये बड़ी कक्षाओं में आप इसे पढ़ेंगे, लेकिन याद कर लोगे तो बहुत बेहतर है, फायदा मिलेगा इसका। तीसरा, अगर आपको सम संख्याओं का योग निकालना हो तो बच्चे सम संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको करना होता है n × n + 1, n × n + 1, जहां n क्या होती है आपकी, जो भी आपको संख्या देनी होती है निकालते हैं उसके हिसाब पर निकल जाएगा इजीली। ये क्वेश्चन करेंगे आपको बेहतर तरीके से। अगर आपको विषम संख्या का योग निकालना है तो बच्चे n² होता है। तो 3-4 सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं, हमेशा याद रहेंगे तो आपको फायदा मिलेगा इस चीज से। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। इन्होंने कहा बच्चे आपसे कि कोई संख्या दे दी 5 8 4 3 5 6, अगर पढ़ेंगे इसको इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 5,84,356। इसमें 5 के स्थानीय मानों का योग याद करना है आपको, समझ रहे हो, 5 के स्थानीय मान। तो बच्चे जब भी आपने देखा होगा 5 8 4 3 5 6, ठीक है, 5,84,356। अब इसमें 5 कहाँ आया, 5 यहाँ पर आया और एक 5 यहाँ पर आया। अगर इसकी बात करें बच्चे तो 5 गुणे कितनी
10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 50। और इस 5 की बात करेंगे बच्चे 5 गुणा कितने करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, और 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से इसका कितना माना जाएगा बच्चे, इसका माना जाएगा आपको 5 क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 2 5 और 3 2 5। तो इसका जब आप जोड़ निकालेंगे बच्चे तो इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि 5 के स्थानीय मान इस संख्या में कौन कौन से 5 के स्थानीय मान यहाँ पर 50 है और इसका मान कितना इतना। जब आप इसको बच्चे जोड़ेंगे तो 5 0 0 5 0, ये इसका क्या आ जाएगा 5 के स्थानीय मान का योग आ जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं समय समय पर। तो इसके लिए 4 विकल्प आपको दिए गए थे, वो 4 विकल्प कुछ इस तरीके से दिए गए हैं बच्चे आपको 10 5 0 5 0 और 5 0 0 0 5 0, और चौथा ऑप्शन दिया कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है जी। तो अब आप इन 4 विकल्पों में से देख सकते हैं ये इसका सही उत्तर है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सरल से होते हैं, आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सरल कर पाएंगे। इस तरीके से आपने इसको जानना कैसे हमें सरल करना होता है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ आपने देखा 1 से 30 तक की सभी सम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2015 में पूछा गया था, ये जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2019 का क्वेश्चन है। जब इसे करेंगे तो अभी हमने देखा सूत्र है आपका सम संख्याओं के लिए ये वाला। तो इसमें सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है बच्चे n का मान। तो जब आप n निकालेंगे तो n कितना है बच्चे 1 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्या। अब आप खुद बताइए सम संख्या कौन सी होती है। सम संख्या वो संख्याएं होती है जो 2 से पूरी पूरी कट जाती है। जब 2 से पूरी पूरी कट जाती है तो 1 से 30 तक के बीच में कितनी संख्या होंगी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30, ये संख्याएं क्या होंगी आपकी सम संख्या होंगी। बाकी जो बच्चे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और 25 27 29, ये क्या रहेंगे आपकी विषम संख्या होंगी। तो ऐसी स्थिति में ये क्या रहेगा बच्चे आपका, जब आप इसका निकालेंगे सम संख्या की संख्या कितनी होगी तो बच्चे हो जाएगी आपकी कितनी n/2, यानी कुल कितनी आपकी 30/2। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा n बराबर आ जाएगा बच्चे आपका कितना 15। कुल संख्या कितनी 30/2 कर दिया तो कितनी आ गई n बराबर आ गया 15। तो इसलिए जो आप इसका निकालेंगे सम संख्या को सूत्र लगाएंगे ये वाला सम संख्याओं का योग बच्चों कितना हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1। जब आप इसको करेंगे बच्चे n कितना आ गया 15 और ये 15 प्लस 1, आप इसको करेंगे 15 गुणे 15 रे 16। जब 15 की 16 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 की 16 में जब गुणा करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये लगभग आएगा बच्चे आपका 240। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सरल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे भी 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं 180 240 360 और चौथा नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कितना हो गया 240 इसका सही उत्तर है। तो आपने देखा बच्चे इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जो आपको आने चाहिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। बच्चे एक क्वेश्चन और आपको दिया हुआ है इन्होंने, ये कहते हैं 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल निकालें। 1 से 25 तक की जब सभी संख्याओं का योग निकालना है तो अभी हमने एक सूत्र बताया था n प्राकृतिक संख्या का योगफल। तो सूत्र आपके पास ये है। तो बच्चे यहाँ आपको देखिएगा 1 से 25 तक की बात की है तो n कितना हो गया बच्चे 25 हो गया, स्वाभाविक सी बात है। अब चूंकि सूत्र क्या है आपका सूत्र है निकालने का n इंटू n प्लस 1/2। जब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो बच्चे जाएगा 25 इंटू 25 प्लस 1/2। जो बच्चे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 25 और 1 26/2, इसे 13 बार कटा। तो बच्चे यहां से आपका आ गया, ध्यान रखना बच्चे बराबर बच्चे लगा देते हैं सिंपलाइज का सिंगल लगता है क्योंकि बच्चे 25 गुणा 13, तो 25 की गुणा 13 में करेंगे तो बच्चे यहां से आ जाएगा आपका 25 की 13 में गुणा करेंगे 5 15 5 कहां से 5 5 6 2 3 6 और 2 2 5 6 12 325
आया इसका उत्तर। तो आपने देखा इन चारों विकल्प में इसका उत्तर है 325 है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा ये। तो इस तरह क्वेश्चन 2007 की परीक्षा में आपसे पूछा गया था। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, सूत्र आपको बता ही दिया, इस तरीके से आप इसको सरलता के साथ हल कर सकते हैं। अभी हमने सीखा था बच्चे अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब सक्सेसर। तो एक नंबर जोड़ देते तो उससे क्या देता है, उसका अनुवर्ती आ जाता है। तो 1600 ये लिखा है आपको 16,540, जब आप इसका बच्चे अनुवर्ती निकालेंगे तो क्या जाएगा 16,540 में एक जोड़ देंगे, तो जब एक जोड़ देंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 16,541, तो ये क्या जाएगा इसका अनुवर्ती हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से हम संख्याओं का योगफल निकाल लेते हैं और किस तरीके से किसी भी संख्या का अनुवर्ती निकाल लेते हैं। ये दो जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2011 में पूछा गया होगा। तो आपने देखा बच्चे कुछ इस तरीके के सामान्य क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी चर्चा की, कुछ क्वेश्चन हमने सरल किए, कुछ बेसिक जानकारी हमने ली और कुछ बेसिक फॉर्मूले हमने जाने। इससे संबंधित कुछ आपको अभ्यास के लिए मैं क्वेश्चन और दे देता हूँ, चलिए उन्हें देखते हैं। हमने किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्या हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर में हमारे क्वेश्चन कैसे पूछे गए वो हमको अच्छे से समझ में आ गया। अब बच्चे हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस बिना कुछ नहीं। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया बच्चे 6, 4, 5, 3 अर्थात 6453 में 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर आपको बताना है। चार विकल्पों में से कोई एक उत्तर होगा, उसको आपको चेंज करना है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया बच्चे आपको 5 की पावर 0 का क्या मान होगा, इनमें से चार विकल्पों में से आपको छांटना है। वहीं अगर बात करें 50 और 90 के बीच की सभी संख्याओं का योग निकालना है, इन चार विकल्पों में से आपको ढूंढना है कि सही विकल्प का कौन सा होगा। चौथा क्वेश्चन दिया बच्चे आपको 3, 5, 0, 1 इन चार डिजिट से अर्थात चार अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनानी है और फिर सबसे छोटी संख्या बनानी है, उनका योग आपको निकालना है और इन चार विकल्पों से बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। वही आपसे पूछा गया है जो रोमन संकेत में सी का क्या मान होता है, तो इन विकल्पों में से आपको ढूंढना कौन सा विकल्प आपका सही होगा। छठा क्वेश्चन आपको दिया है 9680 गुणा यानी कि 9680 गुणा 10 गुणा 14 गुणा 0 गुणा 8 का परिणाम क्या होगा, यह आपको इसका रिजल्ट निकालना है कि इसका एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा। इन चारों में से इसका कोई ना कोई विकल्प इसका उत्तर है। तो इस तरीके से मैंने लगभग आपको 6 क्वेश्चन दिए बच्चे। आपके पास जो भी अभ्यास के लिए पुस्तिका हो आप वहां से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चे। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से आपकी एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करेगी। तो बच्चे आप अच्छे से अभ्यास कीजिए, यदि कोई समस्या आती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में अंगगणित परीक्षण के नए टॉपिक के साथ अर्थात अध्याय 2 में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर में रहें, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।